नमस्ते भैया। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बेहतरीन हैं, ज़बरदस्त हैं। ऑलवेज स्माइल। जी, सच बात है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, मुस्कुरा देने वाला आदमी उस परिस्थिति को भी ये सोचने में मजबूर कर देता कि उसके पास मैं आई ही क्यों। कैसे हैं आप सभी? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। कल हम जब अपने क्लास को मैंने ख़त्म किया था, तब मैं ये बता रहा था कि जो आर्यों की सामाजिक स्थिति कैसी है। और उस सामाजिक स्थिति में मैंने बताया कि कैसे पिता के अधिकार असीमित हैं। लेकिन एक जगह पर यह जिक्र आया है कि एक पिता ने अपने पुत्र को अंधा कर दिया है। लेकिन यह अपवाद स्वरूप ही हो सकती है। जो ये बात सच है कि भले ही अपवाद स्वरूप हो, लेकिन यह समझ लीजिए कि यह बात इस बात को जानने के लिए सफिशिएंट है कि जो पिता है उसके अधिकार बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। फिर बात महिलाओं की स्थिति की भी आई थी। तो महिलाओं की स्थिति देखिए, ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति। ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति कैसी है? ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति। ऋग्वेद काल में ब्लैक कलर उसको कर लेते हैं। ऋग्वेद काल में भैया महिलाओं की स्थिति कैसी है? महिलाओं की स्थिति। मैं अपनी कहानी को कंक्लूजन से शुरू करूंगा, है ना। मैं अपनी कहानी को कंक्लूजन में से शुरू करूंगा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि भारत के इतिहास में अगर सबसे बेहतर महिलाओं की स्थिति कभी रही है तो वो ऋग्वेद काल में रही है। महिलाओं की सबसे बेहतर स्थिति ऋग्वेद काल में रही है। महिलाओं की सबसे बेहतर स्थिति अगर कभी रही है तो वो ऋग्वेद काल में रही है। सबसे बेहतर स्थिति ऋग्वेद काल में रही है। कब रही है जी? ऋग्वेद काल में। ये याद रखना, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत में महिलाओं की सबसे बेहतर स्थिति कब रही है। तो आपका उत्तर होना चाहिए जी ऋग्वेद काल में। कब रही है? ऋग्वेद काल में। देखिए, देखो साहब, जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में 21 महिलाओं का जिक्र है। 21 महिलाओं का जिक्र है। भैया जिन्हें ऋषिका कहा गया है। क्या कहा गया है? जिन्हें ऋषिका कहा गया है। वेरी गुड, ये आपने सही किया। इससे मुझे भी ठीक दिख रहा है। जिन्हें कहा क्या गया है? ऋषि का कहा गया है। जिन्हें कहा क्या कहा गया है? ऋषि का। देखिए, कुछ प्रमुख महिलाएं हैं जो ऋषिका थीं। जैसे कुछ फेमस महिलाएं कौन सी हैं भैया? जैसे कुछ महिलाएं हैं अपाला, विश्वरा, घोषा, लोपामुद्रा,
लोपामुद्रा है। 2 मिनट के लिए एसी ऑन कर दीजिए। लोपामुद्रा है, शुचि, सिकता, ईटीसी। इनमें जो एक बहुत बड़ी फेमस महिला है जिसका नाम लोपामुद्रा है ना? क्या है जी? हाँ, क्या नाम है? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, याद रखिए, यह विदर्भ के राजा की कन्या थी, ऋषि अगस्त्य की पत्नी है। यह विदर्भ के शासक की, यह विदर्भ राज की कन्या है। क्या है जी? विदर्भ राज की कन्या थी और ऋषि अगस्त्य की पत्नी है। ऋषि अगस्त्य की पत्नी। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब मैं आर्यों के आगमन के बारे में आपको बता रहा था तब मैंने आपको एक चीज बहुत छोटी सी ये भी बताई थी भैया, कि अगर आर्य भारतीय ही थे तो दक्षिण भारत जो है आर्य संस्कृति से अछूता क्यों रहा। यहां पर एक चीज याद रखना, आप स्टार बनाकर लिखो कि जो ऋषि अगस्त्य हैं, जो ऋषि अगस्त्य हैं, कहा जाता है कि ये ही आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत ले गए थे। ये ही क्या ले गए हैं भैया? आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत। आर्य संस्कृति को क्या ले गए जी? दक्षिण भारत ले गए हैं। क्या ले गए हैं? दक्षिण भारत। ठीक है। अपाला है, विश्वरा है, घोषा है, लोपामुद्रा है, सुचि है, सिकता है। ये उस जमाने की बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं थीं। महिलाओं की स्थिति की जानकारी करने के लिए हमें कुछ और पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। देखिए क्या है, देखिए इस समय, इस समय भैया पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं है ना? और पर्दा प्रथा नहीं है, बाल विवाह नहीं होते थे। पर्दा प्रथा नहीं है भैया, बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे, सती प्रथा नहीं होती थी, सती प्रथा नहीं होती थी। और याद रखिएगा कि एक जगह कहा गया है कि जो लड़की है वो दुहिता है, दूध दोहने वाली, है ना? लड़की को दुहिता कहा गया है, लड़की को दुहिता कहा गया है, अर्थात दूध दोहने वाली। अर्थात दूध दोहने वाली दुहिता कहा गया है। एक पॉइंट आप यहां लिख सकते हो जो बड़ा अच्छा है और आपको पता भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि अगर हम आर्य संस्कृति में बात करें तो एक चीज ऐसी है, एक चीज ऐसी है देखना जरा ध्यान से, आपको एक बात यहां पता होनी चाहिए कि भैया विवाह का जो उद्देश्य बताया गया है, पुत्र प्राप्ति है।
और याद रखना कि पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी। पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी कि क्या प्राप्त हो, पुत्र प्राप्त हो। यह भी याद रखिएगा। ये एक चीज और समझ लीजिएगा भैया, लोग ये भी कहते हैं कि महिला जो पुत्री है, पुत्री के प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं था कि अगर लड़की पैदा हुई है तो इनको बुरा लगता होगा, नहीं। लेकिन हमेशा ही ये कोशिश की जाती थी कि जो पुत्र है, पुत्र प्राप्ति की कामना की जाए। क्या की जाए? कि पुत्र होना चाहिए। चलिए, विवाह जो है, विवाह कैसे होता था? विवाह पुत्री की मर्जी से होता था। पुत्री की मर्जी से होता था। मर्जी से होता था। एक पॉइंट और याद रखेंगे, कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जो ये डिसाइड करती थीं कि हम पूरी जिंदगी कुंवारे रहेंगे, पूरी जिंदगी अविवाहित रहेंगे। ऐसी महिलाओं को अमाजू कहा गया है। वो महिलाएं जो सारी उम्र अविवाहित रहने का फैसला करती हैं, अविवाहित रहने का क्या करती हैं? फैसला करती हैं, उन्हें अमाजू कहा गया है। उन्हें कैसी महिला कहा गया? अमाजू कहा गया है। जो ये निर्णय लेती हैं कि उन्हें सारी जिंदगी विवाह ही नहीं करना है, वो अविवाहित रहेंगी सारी जिंदगी। क्या रहेंगी? सारी जिंदगी अविवाहित रहेंगी। वो क्या है? वो महिलाएं अमाजू कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अमाजू कहलाती हैं। अमाजू महिलाएं कहलाती थीं जो ये फैसला करती हैं कि वो सारी जिंदगी अविवाहित रहने जा रही हैं। क्या रहने जा रही हैं? अविवाहित रहने जा रही हैं। समझ गए भैया? नहीं जी। आगे देखिए, एक प्रथा चलती थी विवाह के संदर्भ में, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा की जानकारी मिलती है। नियोग प्रथा देखिए, मान लीजिए कोई पुरुष है ना, कोई पुरुष है और उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो उसकी जो पत्नी होती थी, उसकी पत्नी को निकट किसी सहयोगी से, जो रिश्तेदार होता है ना, किसी सहयोग रिश्तेदार से उसकी शादी करवा दी जाती थी। और ये निकट का रिश्तेदार जनरली उसका देवर होता था। आज भी तुम देखिए, अगर किसी महिला के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, उसके पति की डेथ हो जाए, तो आज भी लोग ये करते हैं कि देवर के साथ शादी करा देते हैं। विधवा का निकट के रिश्तेदार से विवाह करा देना, निकट के रिश्तेदार से क्या करा देना? विवाह करा देना। ये जो निकट का रिश्तेदार है, ये संभवतः देवर होता था भैया, देवर। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहते थे। क्या कहते थे? नियोग प्रथा कहा जाता है कि विधवा के निकट के रिश्तेदार से उसका विवाह करा दिया जाए, और इसका उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति करना ही है। क्या है जी? पुत्र की प्राप्ति करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता था। ठीक है, चलो साहब आगे देखो। आर्य जो हैं वो क्या क्या खाते थे? आर्य लोगों के सामाजिक जीवन में एक चीज ये भी मायने रखती है कि आर्यों का खानपान कैसा था। आर्यों का खानपान कैसा है भैया? देखिएगा, आर्यों का खानपान कैसा है। आर्यों का खानपान कैसा था?
आर्यों का खान पान। आर्यों का खान पान कैसा था? फूड्स ऑफ आर्यंस। मैं जो बात बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्य शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आर्य शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आर्य भैया शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। क्या करते थे? दोनों प्रकार का भोजन करते थे। एक पॉइंट याद रखिएगा, जो आर्य हैं उनको नमक और मछली की जानकारी नहीं थी। आर्यों को नमक और मछली की कोई जानकारी नहीं है। यहां लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख दो कि आर्यों को नमक और मछली की जानकारी नहीं है। मछली, क्योंकि अगर आप मांसाहार को देखेंगे तो मछली उसमें प्रमुख खाद्य बन जाता है ना। मांसाहार में देखेंगे तो नमक और मछली क्या बन जाती है? प्रमुख भोजन। और मछली की एज ए फूड इनको जानकारी नहीं है। की जानकारी नहीं थी। ना आर्य मछली को जानते थे, ना आर्य नमक को जानते थे। नमक मछली समुद्र से मिलता है, मैदानी भाग में रहते होंगे या फिर कुछ पहाड़ी। हां, लेकिन इसमें एक बात निकल कर आती है जिन नदियों को आर्य जानते थे उन सभी नदियों में मछलियां तो होती होंगी। मतलब मछलियों का एज ए भोजन प्रयोग किया जा सकता है, संभवतः ये जानकारी इन लोगों को नहीं थी। ठीक है, यह सवाल पूछा था कि आर्य क्या खाते थे। जो आर्य हैं भैया वो क्षीर पकौंदन खाते हैं। क्या खाते हैं? क्षीर पकौंदन। क्षीर पकौंदन क्या है? दूध की बनी खीर है। क्षीर पकौंदन क्या है? दूध की बनी खीर। दूध की बनी खीर है। आर्य क्या खाते थे? आर्य करंब खाते थे। क्या कहते थे? आर्य करंब खाते हैं। आर्य करंब खाते हैं। अगर आर्य करंब खाते हैं तो यह भी प्रश्न बनता है कि करंब क्या होता है। करंब जौ के सत्तू को दही में मिलाकर खा जाना। क्या है जी? जौ का जो सत्तू है उसे दही में मिलाकर खाना। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर खाना। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर खाना। एक सवाल मुझे खूब याद है कि एक बार एसएससी ने पूछा था कि आर्यों का जो प्रमुख खाद्य चीज क्या है। तो उत्तर इसका यह था कि जो आर्य अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते थे तो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। हम इस केस में एक ओवरऑल कंक्लूजन ले सकते हैं। ओवरऑल कहा जा सकता है, ओवरऑल कह सकते हैं मिल्क
एंड इट्स प्रोडक्ट्स दूध और जो दूध से बने उत्पाद हैं दूध और दूध से बने जो उत्पाद हैं वो आर्यों के प्रमुख खाद्य फसल हैं, खाद्य चीजें हैं। भैया रामायण और महाभारत के बारे में नहीं बताएंगे सर? बताएंगे, रामायण और महाभारत के बारे में क्यों नहीं बताएंगे? गुप्त काल आने दीजिए, गुप्त काल आने दीजिए, रामायण महाभारत के बारे में खूब चर्चा करके बताएंगे, दनाते हुए तरीके से बताएंगे, ऐसा बताएंगे ना जाने कैसा बताएंगे, हैं? ठीक है, तो दूध और दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स जो है खाए जाते थे, और कंदमूल फल तो भाई वो खाते ही थे, इसमें क्या है, कंदमूल फल का तो भाई वो खाते ही हैं। आगे देखिएगा, जो आर्य हैं, आर्य का जो प्रमुख पेय पदार्थ है, जो प्रमुख पेय था भैया वो सोम और सुरा है। सोम और सुरा, ऐसे देखिए, सोम और सुरा है मेरे प्यारे साथी। जो सोम है भैया, सोम के बारे में समझिए, सोम के बारे में कहा जाता है कि यह मूजवंत पर्वत पे पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? मूजवंत पर्वत पे पाया जाता है। ठीक है, और यह भी कहा गया है कि जब इसको पीते हैं तो देवताओं का प्रिय पेय बताया गया है। यह भी कहा गया है कि इसको पीने से देवताओं के मन और मस्तिष्क पर आनंद छा जाता है। अब यह क्या था, मैं कैसे बताऊं? यह मूजवंत पर्वत पर मिलता था भैया, यह मूजवंत पर्वत पर मिलता है, और देवताओं का प्रिय है ये। ठीक है, क्या है जी? देवताओं का प्रिय है, और देवताओं का प्रिय बताया गया है। और क्या बताया गया है भैया? ये देवताओं का प्रिय है। क्या है जी? देवताओं का प्रिय है ये। सुरा की बात करें, कहा गया कि ये नहीं पीनी चाहिए, सुरा निंदनीय बताई गई है, इसका पान निंदनीय बताया गया है। क्या बताया गया है? निंदनीय, अर्थात कहा गया है कि इसको नहीं पीना चाहिए, इसको नहीं पीना चाहिए। देखिए, नई बात समझ आई भैया? चलिए, आर्यों के वस्त्र देखिए, आर्य किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आर्यों के वस्त्र, आर्यों के वस्त्र कौन से हैं देखिए। आर्य क्या वस्त्र पहनते थे? आर्य नीवी, वासस और अधिवासस क्या पहनते थे? नीवी, वासस और अधिवासस। आर के डांसर जी देखिए, इंसान जब, देखिए उद्देश्य तो भलाई करना ही होता है, लेकिन कई बार भलाई करने के लिए इंसान को कुछ चीजों से संन्यास लेना पड़ता है, और फिर वो आपके भलाई की तरफ और तेजी से अग्रसर होता है। संभवतः यही कारण है, संभवतः यही कारण है। और हमारे देश में पढ़े लिखे शिक्षकों की हमारे देश की राजनीति को जरूरत है, ये तो मानते हैं आप? नहीं, क्यों भैया? पढ़े लिखे लोगों की हमारे देश की राजनीति को सख्त जरूरत है। हमारे देश में लोग सिर्फ सलाह देते हैं, कमियां गिनवाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमी के साथ साथ उस कमी को दूर करने के लिए आगे बढ़ रहा है
तो हमें उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि इंडिया में केवल सलाह मिलती है, होता और कुछ नहीं है ना। है ना सुपरेसर, आप भी सन्यास ले लीजिए, हमारे सन्यास से कौन सा हमारी संपत्ति तुम्हारे नाम आ जाएगी। हैं? खाना नहीं खाया आज, जो सर का दिमाग खाने चली आई है बेटा, समझे। तो हमारे देश में लोग कमियां गिनवाते हैं, ये कमी है जी, वो कमी है जी, लेकिन अगर उससे ये पूछा जाए कि क्या उस कमी को दूर करने को रास्ता तुम्हारे पास है, रास्ता हमारे पास नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भगत सिंह पैदा हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो, लेकिन हमारे यहाँ ये इच्छा है कि ये पड़ोसी घर में पैदा हो, हमारे घर में नहीं पैदा होना चाहिए भैया, ये है ना, नहीं समझे राधे बाबू। तो अगर कोई व्यक्ति इस काम को करने जा रहा है तो हमें उसको साथ देना चाहिए, क्योंकि किसी ने तो कोशिश की, वरना इस देश में तो ज्ञान देने वालों की संख्या अनंत है, इन्फिनिटी जिसे कहते हैं। देखिए आर्यों के वस्त्र क्या हैं, नीवी, वासस और अधिवासस। आर्यों के जो वस्त्र हैं, आर्यों के जो वस्त्र हैं वो 3 प्रकार के हैं। कितने हैं जी? 3 प्रकार के। एक वस्त्र हैं जिन्हें नीवी कहा जाता है, एक वस्त्र हैं जिन्हें वासस कहा जाता है, एक वस्त्र हैं जिन्हें अधिवासस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीवी कहा जाता है, वासस कहा जाता है, अधिवासस कहा जाता है। देखिए नीवी क्या है? एक ऐसा वस्त्र जो कमर के नीचे पहना जाता है। वासस क्या है? कमर के ऊपर पहना जाने वाला। अधिवासस क्या है? ऊपर से ओढ़ा जाने वाला। ठीक है, देखिए नीवी क्या है? यह कमर के नीचे पहना जाता है। यह भैया वासस क्या है? यह भैया कमर के ऊपर पहना जाता है। और यह वो वस्त्र है जैसे शॉल होता ना, ऊपर से ओढ़ लेते हैं। क्या है? ऊपर से ओढ़ लेते हैं। अधिवासस शरीर पे ऊपर से ओढ़े जाने वाला। शरीर पर ऊपर से ओढ़ा जाने वाला। इस वस्त्र को अधिवासस कहते हैं। 3 प्रकार के वस्त्र हैं। नीवी हैं जो कमर के नीचे पहने जाते हैं, है ना। वासस हैं जो कमर के ऊपर पहना जाता है। अधिवासस है जो शरीर पर ऊपर से ओढ़ा जाता है। ठीक है, समझे। तो यह हुआ आर्यों के सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलू। अब सवाल यह है कि आर्यों के आर्थिक हालात कैसे थे, आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था। हेडिंग डाल लीजिए, आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा है। आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन कैसा था। तो मैं अपनी इस कहानी की शुरुआत फिर से एक कंक्लूजन से ही करूंगा। आर्य एक ग्रामीण संस्कृति में रहते थे। किसमें रहते थे? आर्य एक ग्रामीण संस्कृति में रहते थे। आर्यों की जो संस्कृति है, आर्यों की संस्कृति भैया ग्रामीण संस्कृति है। आर्यों की संस्कृति कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति है ना। आर्यन वॉज द रूरल कल्चर। ठीक है, कैसी है? रूरल कल्चर। एक रूरल संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति।
जो उद्योगों की बहुत ज्यादा प्रधानता नहीं थी, उद्योग धंधे और भैया व्यापार की बहुत ज्यादा प्रधानता थी नहीं, बहुत उन्नत अवस्था में नहीं था। अवस्था में नहीं था। यहां पर अगर हम तुलना करें तो हम सिंधु घाटी संस्कृति से तुलना कर सकते हैं। कैसे तुलना कर सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार बड़ी उन्नत अवस्था में था, सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग धंधे बड़ी उन्नत अवस्था में थे, तो वो गांव नहीं हुए थे, वो शहर बन गए थे। यहां नोट करिएगा, इस बात को यहां नोट करना है, यह बात नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखो कि जो सैंधव सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता में आपको पता होना चाहिए कि व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे क्या थे, उन्नत अवस्था में है। में व्यापार कौमा वाणिज्य और उद्योग धंधे भैया आपको उन्नत अवस्था में दिखाई देते हैं। भैया उन्नत अवस्था में उन्नत अवस्था में दिखते हैं। और इसीलिए वो संस्कृति कैसी थी बताओ? इसीलिए वो संस्कृति कैसी है? वो शहरी संस्कृति थी। मामला यहां पे खराब था, लेकिन इसीलिए वह संस्कृति एक शहरी संस्कृति है। वह संस्कृति शहरी संस्कृति है। एक शहरी संस्कृति थी। क्यों दादा? ये तो बात पता है ना, उनमें और इनमें, है ना, इनमें और उनमें बड़ा अंतर है ना, बहुत अंतर था। वो व्यापार वाणिज्य में आ गए थे, और वो व्यापार वाणिज्य में आगे क्यों थे? क्यों थे? क्योंकि उनकी खेती बहुत अच्छी थी, उनकी खेती बहुत अच्छी है, वो व्यापार वाणिज्य में आ गए थे। तो इनकी संस्कृति एक शहरी संस्कृति है, तो बहुत उन्नत अवस्था में नहीं था। कृषि और पशुपालन, देखिए भैया यहां क्या होता है, जब एक शहरी संस्कृति, यहां पर कृषि को प्राथमिकता दी गई है, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन को प्राथमिकता दी गई है। क्या दी गई है? कृषि और पशुपालन को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि ये लोग, अगर ये कहा जाए कि क्या ये लोग कृषि पे ज्यादा ओरिएंटेड थे कि पशुपालन? पशुपालन के लिए बड़ा मायने रखता था, पशुपालन इनके लिए बहुत मायने रखता था। ठीक है, चलिए देखो भैया, जो गाय है, कौन जी? गाय।
गाय भैया आर्यों का प्रमुख पशु है। भाई गाय तो आज ऐसी स्थिति में कि गाय को माता कहा जाता है। जिन ऋषियों के बारे में बताया, क्या वही ऋषि हैं जिनको रामायण में, प्लीज सर बता दीजिए। हाँ जी वही हैं। लेकिन रामायण क्या है, रामायण की कहानी कब की है ना? रामायण की कहानी कब की है, रामायण के किरदार कब के हैं, रामायण महाभारत का सार क्या है ना? रामायण का सार क्या है? क्या मासूम शर्मा का गाना रामायण का सार है? तो ये सब बातें मायने रखती हैं। भी रुकिए आप थोड़ी देर, हम जो बताएंगे आप सब समझाऊंगा मैं आपको। इनमें गाय आर्यों का प्रमुख पशु है। जबकि जबकि जो घोड़ा है प्रिय पशु है। जबकि घोड़ा प्रिय पशु है। अब हमें यहां गाय और घोड़े के बारे में बात करनी है। पहले मैं एक बार घोड़े के बारे में कुछ बातें लिखवा दूं। यह भी पूछा जाता है कि यह बताइए कि आर्यों के जीवन में घोड़े का क्या रोल था। आर्यों के जीवन में घोड़े ने किस प्रकार जो है अपना रोल प्ले किया। आर्य कौन थे? आर्यों के जीवन में घोड़े ने उनको फास्ट मूविंग बनाया। क्या बनाया? फास्ट मूविंग। आर्यों की गतिशीलता, आर्यों में गतिशीलता आई। भाई आर्य लड़ना जानते हैं, उनके पास राजा है, वो गतिशील हैं, इसीलिए साम्राज्य बनाने में कायम हो गए। याद रखिए, घोड़ों ने आर्यों को फास्ट मूविंग, गतिशील बनाया। आर्यों ने घोड़ों को गतिशील बनाया। फास्ट मूविंग बनाया, जिससे क्या हुआ? आर्यों को अपना क्षेत्र विस्तार करने में मदद मिली। आर्यों को अपना क्षेत्र विस्तार करने में मदद मिली। अपना क्षेत्र विस्तार करने में क्या मिली? मदद मिली। आर्यों ने अपने क्षेत्र का क्या किया? विस्तार किया। आर्यों के अति उपयोगी पशु साबित हुआ। सर आप उल्टा लिख दिए हैं। नहीं, प्रमुख वो होता है जिसके बिना काम ना चले। प्रिय वो होता है जो प्रिय होता ही है। तो आर्यों का प्रिय पशु है घोड़ा। ठीक है, ये सवाल सही है, इसमें पजल नहीं होना। प्रिय पशु के रूप में घोड़े का ही नाम आता है। अब आगे देखिए जी, अब गाय के बारे में कहा जाए। गाय क्या है? जो गाय है इसे अधन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? गाय को अधन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? गाय को अधन्या कहा गया है। गाय को भैया अधन्या कहा गया है। अधन्या कहा गया है। अधन्या शब्द का अर्थ होता है, अगर हम देखें अधन्या शब्द का क्या अर्थ है, नॉट टू बी किल्ड, अर्थात न मारने योग्य। बच्चे कैसे 1.5 घंटा पढ़ाइए। देखिए मैं भी 1.5 घंटा पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मेरी बैक टू बैक क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ ऐसी मजबूरी बन जाती है कि मैं आपकी बात को देखता हूं भैया, है ना। कभी आपने सोचा होगा सर कभी रिप्लाई नहीं करते इस चीज का, भैया मैं इसीलिए रिप्लाई नहीं करता, है ना। पर मैं जो अपकमिंग मंडे है, इस सोमवार से मैं 12:30 बजे से क्लास लूंगा। 12:30 बजे से मैं क्लास लूंगा अपकमिंग मंडे से। 12:30 बजे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इससे मैं आपको
1 घंटा 20-25 मिनट पढ़ा पाऊं। यही चाहते हैं ना? मेरा नाम सुशांत है जी। यही चाहते हो ना आप कि सर 1 से 1.5 घंटे? तो मैं इस मंडे से, है ना, मैं देखता हूं आपकी सारे, मैं कमेंट देख लेता हूं, लेकिन क्योंकि मैं इसका समाधान करना चाहता हूं और किसी कारणवश मैं इसका समाधान कर नहीं पा रहा हूं, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ने हमारा कमेंट देखा नहीं, या सर ने हमारे कमेंट को इग्नोर मार दिया। नहीं, ना तो मैं इग्नोर मारता हूं आपका कमेंट, मैं आपकी एक एक चीज को ध्यान रखता हूं। ठीक है? तो अधन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है न मारने योग्य। इसका अर्थ है इसका अर्थ होता है न मारने योग्य। नॉट टू बी किल्ड, जिसे मारना नहीं चाहिए, है ना? गाय ही संपत्ति का सूचक है। गाय ही संपत्ति का सूचक है। गाय ही संपत्ति का सूचक है। और गाय संपत्ति का सूचक कैसे है? जो गाय ज्यादा होंगी, जब ज्यादा गाय होंगी, व्यक्ति उतना ही धनी माना जाएगा, है ना? व्यक्ति क्या माना जाएगा? व्यक्ति उतना ही धनी माना जाएगा। और धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। क्या कहते थे? गोमत। गाय जितनी ज्यादा होंगी, तीर ऊपर को होने का अर्थ है कि ज्यादा होना। गाय जितनी ज्यादा होंगी, व्यक्ति उतना ही धनी माना जाएगा। व्यक्ति उतना ही धनी है। और मालिक जो धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति को भैया गोमत कहा गया है। धनी व्यक्ति को क्या कहते हैं? गोमत। गोमत शब्द का अर्थ है एक अमीर आदमी। गोमत शब्द का अर्थ क्या है? एक अमीर आदमी। और अमीर कौन है? अमीर है जिसके पास गाय ज्यादा है। तो गोमत शब्द क्या है? गोमत शब्द का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जिसके पास गायों की संख्या बहुत अधिक है। वह व्यक्ति, वह जिसके पास, वह जिसके पास भैया गायों की संख्या अधिक है। जिसके पास भैया गायों की संख्या जिसके पास गायों की संख्या अधिक है, वो गोमत है। अब जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति की सूचक है, जो ऋषि मुनि हैं, वेद जो है, याद रखना कि गाय ही दान के रूप में दी जाती थी। गाय और पशु ही, गाय और पशु ही दान के रूप में दिए जाते थे। दान के रूप में दिए जाते थे। किसके रूप में? दान के रूप में। जिसके पास गाय की संख्या अधिक हो वो गोमत है। देखिए, अब देखिए एक चीज आप सुनते हैं, गोत्र। गोत्र सुनते हैं? गोत्र शब्द कहां से आया है? कहते हैं कि गोत्र शब्द का अर्थ है जब गाय धन रखा जाता था, उसे गोत्र कहते थे। प्रारंभ में गोत्र का जो शब्द है, गोत्र का प्रारंभ में अर्थ, प्रारंभ में जो अर्थ है, अर्थ गोधन रखने की जगह होता था। क्या होता था? गोधन रखने की जगह।
गाय कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि गाय के लिए युद्ध होते थे। गाय के लिए भैया युद्ध होते थे। जिन्हें गविष्ठी कहा गया है। इन युद्ध गविष्ठी शब्द का अर्थ मिलता है, जो गविष्ठी है इसका अर्थ बताया गया है गायों की खोज करना। गायों की क्या करना, खोज करना गविष्ठी बताया गया है। देखिए जब शाम के समय गाय अपने घर को वापस लौटती हैं तो गाय के पंजों से, गाय के खुरों से एक धूल उठती है जिसे गोधूली कहा जाता है। जानते हैं? गोधूली। गायों के रिगार्डिंग एक शब्द है गोधूली, जो उस समय समय का मापक बताया गया है। गोधूली गोधूली यह समय का सूचक था। किसका सूचक था? समय का सूचक था। लोग ये भी कहते हैं ना गोधूली का समय हो रहा था। किसका? गोधूली का समय। यह बात गोधूली समय की घटना, यह घटना गोधूली की है। देखिए अगर हम ये देखें व्यापार वाणिज्य के बारे में, व्यापार वाणिज्य को देखें, किसको देखें? व्यापार वाणिज्य को देखें, व्यापार और वाणिज्य के बारे में चर्चा करें। व्यापार और वाणिज्य, तो मैं यह बता सकता हूं आपसे, भाई किसी भी जगह का व्यापार वाणिज्य उसकी कृषि पर आधारित होता है। क्योंकि कृषि बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी तो व्यापार वाणिज्य भी किसी चीज का कैसे होता। तो याद रखिएगा जो व्यापार वाणिज्य है वो बहुत उन्नत अवस्था में नहीं है, बहुत उन्नत अवस्था में नहीं था, बहुत उन्नत अवस्था में नहीं था। और अगर थोड़ा बहुत रहा होगा या स्थानीय था तो वो थोड़ा बहुत जो भी था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। जो भी थोड़ा बहुत व्यापार था भैया वह वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है ना, बार्टर सिस्टम। एक चीज का जिक्र मिलता है जो निष्क है, एक चीज निष्क का जिक्र मिलता है। माना जाता है निष्क जो है शुरुआती फेज में गले का हार था लेकिन बाद में मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा। निष्क शब्द का जिक्र मिलता है। क्या मिलता है जी? निष्क शब्द का जिक्र मिलता है। निष्क शब्द का जिक्र मिलता है जो संभवतः प्रारंभ में भैया गले का हार हुआ करता था, लेकिन बाद में ये जो निष्क है ये कैसे प्रयोग होने लगा? बाद में ये जो निष्क था ये निष्क मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा। बाद में
मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा। मुद्रा के रूप में क्या होने लगा? प्रयोग होने लगा। आर्यों को खेती से संबंधित बहुत सारी घटनाओं की जानकारी थी कि खेत को जोतना, बोना, काटना, बादल, खाद, कुआं, ये सब जो है इन सब की जानकारी है। साथ में कुछ छोटे छोटे व्यवसाय भी थे, जैसे तक्सा, बढ़ई, भीसज, वैद, नाई, रथकार, चर्मकार, ये सब भी व्यवसाय होते थे। तो ये कौन से व्यवसाय थे? देखिए, आर्यों को कृषि की विभिन्न क्रियाओं और अन्य व्यवसायों के बारे में भी जानकारी थी। विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी थी। और ये ही दोनों सेपरेट टॉपिक हैं जिन्हें मैं कल यहीं से बात अपनी शुरू करूंगा। ठीक है भैया, मैं आपको बता दूं कि मैंने बता दिया कि मंडे से हम जरूर 1.5 घंटे क्लास करेंगे। मैंने आपको जो है देख लिया, कमेंट मैंने आपके देख ली, थोड़ा सा बैक टू बैक क्लासेस का मामला फंस रहा, वरना और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए भैया, धन्यवाद।